नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ट टू सक्सेस पर। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है या सवाल रहता है मन में कि 3 से 4 मंथ में हम एसएससी के प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इन सभी का जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो सेम पैटर्न पे होता है, सेम सिलेबस होता है, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सभी की जो तैयारी का पैटर्न है वो भी सेम ही होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3-4 महीने में हमको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, उसके सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए और मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट पर कैसे काम करें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ये सोच के चलेंगे कि बस एक बार प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए फिर तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन इस अप्रोच से आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपकी अप्रोच एग्ज़ाम का प्री क्लियर करने की नहीं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने की होनी चाहिए। वो सिलेक्शन जब होगा जब आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर लेने का अपना अप्रोच लेकर चलेंगे। जैसे प्री में आपको एटलीस्ट 170 स्कोर करेंगे, तब जाके आप अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। तो वो 170 स्कोर कैसे करेंगे, आप और लोगों से कैसे अलग खुद को कर पाएंगे कि जिनका 140, 150 स्कोर आ रहा है, बस कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो अब आपके पास 3 से 4 मंथ हैं। आपकी सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरुआत कर देनी चाहिए। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? मॉक टेस्ट किसी भी उससे लगा सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से लगा लिया, ओली बोर्ड से लगा लिया, टॉप रैंकर से लगा लिया, किसी से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ गया तो आप कमज़ोर हो गए या अच्छा आ गया तो और कॉन्फिडेंट हो गए। मॉक टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सेल्फ एनालिसिस, कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। अगर उस कंसिस्टेंटली उसको बरकरार कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आप बहुत अच्छे हो गए, या एक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ गया तो बहुत ख़राब हो गई आपकी तैयारी। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले होपफुली कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी भी आपको अलग से स्ट्रेटजी बनानी होगी, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम जीके पर। जीके के अंदर आती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले जीएस, उसके अलावा स्टैटिक जीके, उसके अलावा करंट अफेयर्स। जीएस के लिए आपने नोट्स कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, लूसेंट पढ़ी होगी या मनोहर पांडे या कोई भी बुक पढ़ी होगी। उसके बाद अब आपको जो भी 1 लाइनर की बुक आती है, कोई भी जीएस की 1 लाइनर की बुक्स उठाइए, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा आते हैं स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके का क्या करना है आपको? स्टैटिक जीके के आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपका डाउट होगा कि नोट्स कहाँ से बनाएं, किस चीज़ के नोट्स बनाएं। तो वो नोट्स का आइडिया आएगा आपको आपके मॉक टेस्ट से। इस चीज़ का सोल्यूशन भी आपके मॉक टेस्ट में ही है कि मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन आ गया कोई कि ये ट्राइब कहाँ से है, तो आपको ट्राइब के बारे में नहीं पता, तो आपको क्या करना है कि जितनी भी ट्राइब्स है इंडिया की या अफ्रीका की, जहाँ की वर्ल्ड की ट्राइब्स होती हैं, उनके स्टैटिक जीके के नोट्स बना लिए। ऐसे ही आपका डांस फॉर्म्स का क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही आपका आईएनएस विक्रांत वगैरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे नेवी के शिप्स वगैरह ये याद करने हैं। किसी सैटेलाइट का क्वेश्चन आ गया तो आपको सारी सैटेलाइट्स वगैरह पढ़नी है और उसके नोट्स बना लेने हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके 3 महीने में आपके स्टैटिक जीके के नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। और एग्जाम से आप एक दिन पहले भी आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं 1-2 घंटे में, क्योंकि वो नोट्स आपने ही बनाए हैं। उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स, अभी आपके पास एग्जाम में 3 महीने हैं, तो आज के दिन ही आप अपना जो 6 मंथ के करंट अफेयर की कोई भी वीडियो यूट्यूब से देख लीजिए। उसको आपको 2 से 3 बार देखना है 1 वीक के अंदर। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको हल्का सा याद हो जाएगा। उसके अलावा अब आप हर मंथ एक मंथली करंट अफेयर के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, किसी के भी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ग्रेडअप के सजेस्ट करूँगा। तो ऐसे करके आपने अपना जीएस भी कवर कर लिया, स्टैटिक जीके भी कर लिया और करंट अफेयर्स भी कर लिया। तो जीएस में आप ऐसे करके 3 महीने में अपना अच्छा बेस बना लेंगे। अब आते हैं हम रीजनिंग पर। तो रीजनिंग का जिसने सिलेबस कहीं कोचिंग नहीं ली है या कहीं रीजनिंग पहले नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रीजनिंग के आप टॉपिक्स देखेंगे। रीजनिंग के टॉपिक्स देखने के बाद आपने टॉपिक देख लिए कि वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग है, नंबर सीरीज होती है, इसमें आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करके एक लिस्ट बना ली कि ये टॉपिक है, उनकी यूट्यूब से वीडियोज़ देख ली।
तो उन वीडियोस की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको उनके लिंक के साथ मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप एक RS अग्रवाल की बुक आती है उसको परचेज़ कर लीजिए, उससे आप अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे ही 10 से 15 दिन में आपका रीजनिंग आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि 10 से 15 टॉपिक ही होते हैं। डेली एक टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको 2 चीज़ें हैं, ग्रामर और वोकैब। ग्रामर अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो आप जो नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1 वो पढ़ लीजिए। अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है तो उसके नोट्स को रिवाइज़ कीजिए अपना आराम से। उसके बाद जो वोकैब आती है, वोकैब के अंदर मेन 3 चीज़ें हैं। आपका वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम। तो वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस आप कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए जिसमें आपके 3 से 4 हज़ार इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड हो। डेली के आप 50 पढ़िए, 50 NF है। अगले दिन उन 50 को रिवाइज़ करके फिर अगले 50 पढ़िए। ऐसे ही आप पहले वाले जितने होते जाए इनको थोड़े थोड़े रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे एक वीक के अंदर आपको 7 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे। जो आपको याद नहीं होते उसको ग्रीन मार्कर से हाईलाइट कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम सिर्फ उसी वर्ड को पढ़िए या उसी इडियम फ्रेज को पढ़िए, तो आपको उस चीज़ में आसानी रहेगी। उसके बाद आपका जो एंटोनियम सिनोनियम है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अलग से एंटोनियम पढ़ें, अलग से सिनोनियम पढ़ें। आप कोई भी बुक लीजिए, उसके आप नॉर्मली सिनोनियम पढ़िए, तो आप एग्जाम में आराम से उसको स्किप कर पाएंगे कि ये तो सारे सिनोनियम है, एंटोनियम यही बच गया। तो ऐसे करके आप अपनी आराम से वोकैब भी कर सकते हैं। और वोकैब के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो वो होगी आपके लिए ब्लैक बुक। काफ़ी अच्छी बुक है जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इंग्लिश का आपको मॉक टेस्ट में देखेंगे कि आपका किस चीज़ का क्वेश्चन गलत हुआ है, कि आपका एरर का क्वेश्चन गलत हुआ है। एरर किस में था, वो टेंस का था तो टेंस के बारे में पढ़ लिया। ऐसे करके ग्रामर को भी आप बार बार अपना रिवाइज कीजिए। अब आते हैं मैथ्स पे, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 50 में 50 भी आ सकते हैं और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपके 20 आने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो मैथ्स के अंदर अर्थमेटिक और एडवांस 2 चीज़ें हैं। अर्थमेटिक आपका कंसेप्ट बेस्ड है, एडवांस आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अर्थमेटिक या एडवांस कोई एक तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, उसके आप आराम से बस मॉक टेस्ट लगाएं और आपके जो नोट्स हैं अर्थमेटिक और एडवांस के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर ही 25 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप 90 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो डेली के आपके 25 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 2250 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बहुत होते हैं इतनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपने कोई भी एक चीज़ अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने अर्थमेटिक कंप्लीट करा है तो भी 10 से 15 क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट कर लेंगे। और धीरे धीरे करके अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि 3 घंटे 4 घंटे मैथ्स को देने हैं, इतना टाइम मैथ्स पढ़ के सिलेबस कवर करना है। तो ऐसे करके आप अपने चारों सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छे से पकड़ बना लेंगे। और उसके अलावा जो टाइमिंग की बात है कि डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए, शेड्यूल में सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट उठते ही लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने में 1 घंटा लगता है, उसको एनालिसिस करने में भी 1 घंटा लगाइए, कम से कम 2 घंटे ये हो गए। उसके बाद आप अपना GS को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगा चुके हैं तो GS पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप GS पढ़ने के बाद थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, तो GS के बाद पढ़े आप मैथ्स, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद मैथ्स पढ़ना ठीक रहता है। मैथ्स की आपने प्रैक्टिस की 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपका सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अब अपना इंग्लिश और रीजनिंग को भी रिवाइज कीजिए। तो ऐसे करके आप अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो 3 से 4 मंथ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।